आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब, महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व विजेता। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है खेल की बात रेडियो टशन के साथ। इस कार्यक्रम के किसी भी हिस्से में आपसे क्रिकेट पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका कमेंट बॉक्स में आप सही उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर देने वाले को हमारी ओर से आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम खेल की बात रेडियो टशन के साथ। वी हैव विटनेस्ड एन एक्साइटिंग संडे। वी हैव आल्सो बीन ऑब्जर्वर, विटनेस ऑफ सम emphatic, thrilling context in the game. Triple header, not to forget. 3 games were played today, back to back, from 5:30 in the morning till 4:30, 4 o'clock. So many matches played. 3 back-to-back matches of Group B, where the 2 teams have been qualified in the semis. So the teams are as follows: England, New Zealand, India, and Pakistan. At one stage in the tournament, Pakistan was looking like that they will be packing their bag for going back to the home. But didn't happen. As always, cricket is a great game of glorious uncertainty. Anything can happen at any point of time. And same thing we have been witnessing from the tournament beginning. You must be aware how Ireland defeated West Indies and they packed their bag for a West Indies tour. In same fashion, manner, whatever you want to say, Zimbabwe defeated Pakistan by 1 run, and now a big upset, that is Netherlands, who defeated South Africa by 13 runs, and they again choked up, so they are out from the tournament. Once again, I would like to welcome, as always, Mr. Ramkushan ji on the show for more discussion on the games. जी धन्यवाद। I really hope you might have gone through all the matches, all 3 matches. The first match was in the morning. It might be a case कि आप सो के ना देखा हो, but आपका मेरे को कॉल आया था 6 बजे के आसपास, तो आई थॉट आप मैच देख रहे होंगे। जी। आपको कहीं से लगा था कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा देगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी हाँ, देखिए, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो नीदरलैंड की शुरुआत बहुत अच्छी रही। उनके अंदर विश्वास झलक रहा था। उनको लग रहा था जब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे हरा सकता है, तो हम आखिर दक्षिण अफ्रीका को क्यों नहीं हरा सकते। उनके अंदर एक विश्वास झलक रहा था। उनके अंदर एक हिम्मत थी, एक जुझारूपन था, जिसका नमूना देखने को मिला पावर प्ले में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने और कमोवेश 8 ओवर तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एंड्रिक नोकिया ने बहुत बढ़िया स्पेल डाला, जो कि आगे विस्तार से बात करेंगे उस पर। उसके बाद कुछ रफ्तार सुस्त पड़ी, लेकिन वो आखिर के 2 ओवर में आई थिंक 31 रन, 2 ओवर में 31 रन बने। 18 ओवर में 127 रन थे। 19वें ओवर में 16 रन आए, 143 रन हुए और फिर 15 रन आए। यानी 2 ओवरों में 31 रन मार के 158 रन 20 ओवर की समाप्ति पर जो स्कोर बनाया, 159 रन यदि अच्छा स्कोर नहीं था तो खराब स्कोर भी नहीं था। एक बहुत सम्मानजनक स्कोर था और लड़ने वाला स्कोर था। उस समय लग रहा था कि मैच अब यहां से 50-50 हो जाएगा, लेकिन सस्ते में विकेटों का पतन होना और उसके बाद विकेटों का पतझड़, कोई भी साझेदारी खड़ी नहीं हो पाई। पहले डिकॉक, उसके बाद रायली रूसो, बबूमा लड़ते रहे, लेकिन काम नहीं चला। डेविड मिलर को 1-2 जीवनदान मिले मगर काम नहीं चला। क्लासन
आखिरी तक खड़े थे, लेकिन स्थिति ये आ गई, एक ओवर में 26 रन चाहिए थे और रबाडा और महाराज क्रीज पर थे, मगर आखिरकार वो 12 रन ही बना सके और 13 रन से मैच उनको गंवाना पड़ा। मैच ही नहीं, उनको इस टूर्नामेंट से अपने आप को अलग भी करना पड़ा, या यूं कहें इस टूर्नामेंट से उनकी एक खराब विदाई हुई जिसको वो नहीं चाहते थे। और इस बारे में एबी डिविलियर जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने दुख भी जाहिर किया और उनको बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत आघात पहुंचा कि दक्षिण अफ्रीका सदियों से अच्छी टीम रही है, मगर स्थिति जस की तस बनी हुई है कि बीच में एक आध मैच खराब होता है और आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। जी, Thank you so very much for all these content or information. Yes, I totally agree with the point. South Africa has always been treated as a chokers. और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बरसात ने ना अफ्रीका का काम खराब कर दिया। अगर वो एक एक अंक साझा ना करना पड़ा होता जिम्बाब्वे के साथ, तो शायद साउथ अफ्रीका भी आज 6 अंकों पर होती, और यदि 6 अंकों पर होती तो मामला कुछ भी हो सकता था। रन रेट को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें तो कई चीजें हो सकती थी। आपको लगता नहीं कि बरसात और साउथ अफ्रीका की किस्मत ये सब इनको कहीं ना कहीं पीछे लेकर गई इस टूर्नामेंट में? हाँ, न मालूम क्यों मुझे ऐसा एहसास होता रहता है कि दक्षिण अफ्रीका का पीछा बरसात छोड़ नहीं पा रही है। अगर जिम्बाब्वे से वो एक अंक साझा ना होता और दक्षिण अफ्रीका वो मैच जीतती तो कहीं ना कहीं 6 अंक पे होती, और मुझे लगता है अफ्रीका का उस समय पलड़ा ज्यादा भारी रहता, क्योंकि दबाव साफ दक्षिण अफ्रीका पे झलक रहा था। मैं बता चुका हूं, मैच के प्रारंभ से ही वो दबाव झलकना शुरू हो गया था, और वो जो हुआ मैं उसको बयां नहीं कर सकता। जब दक्षिण अफ्रीका इस मैच में हारा तो किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं अभी भी इस चीज को विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और एक बात और मैं बताऊं, मुझे न मालूम क्यों ये बातें एहसास दिला रही हैं, ऐसा कौन सा कप्तान होगा जो दक्षिण अफ्रीका को, जो लोग कहते हैं चोकर्स, जो लोग कहते हैं दक्षिण अफ्रीका का बरसात से रिश्ता, ऐसा कौन सा कप्तान होगा जो दक्षिण अफ्रीका को एक ट्रॉफी दिला के इस सूखे को समाप्त कर देगा और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका किसी न किसी आईसीसी के बड़े इवेंट में ट्रॉफी लेकर लौटेगा। आखिरकार बड़ा अफसोस का विषय है समस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए, समस्त दक्षिण अफ्रीका के लिए, वहीं नीदरलैंड के लिए एक सुकून का भी विषय है। हमें दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए। नीदरलैंड के लिए ये सुकून का विषय है, आखिरकार 4 अंक उन्होंने अर्जित किए अपने विदा होने से पूर्व। 4 अंक उन्होंने अर्जित किए, और मैं आपको बता दूं ईमानदारी से 4 अंक आयरलैंड के भी नहीं है। आयरलैंड के मेरे हिसाब से केवल 3 अंक हैं, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी कि नीदरलैंड ने अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर लिया विश्व कप में। अगले विश्व कप में जो T20 होगा ऐसा बताया जा रहा है। अगर कुछ और स्थितियां बनती तो अलग बात है। बहरहाल ऐसा कुछ बताया जा रहा था आज कि नीदरलैंड अब अगले विश्व कप में कम से कम क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये सुकून, राहत की बात है। हाँ, क्या आपको लगता है इस प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीकी कप्तान का भविष्य खतरे में है, या फिर उनको अब T20 में उतने मौके ना मिले, शायद ये आखिरी बार नजर आए T20 में एज अ कप्तान? जी हाँ, मुझे लगता है कि सबने प्रदर्शन किया। डिकॉक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, माकरम ने भी अपना पराक्रम दिखाया, खिलर मिलर का भी अपना योगदान था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कप्तान बबूमा
की फॉर्म आड़े आ गई और मुझे लगता है कि कप्तान अगर बबूमा है और उनको हटाया जाता है, मुझे लगता है कि तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और मैं भी ये चाहता हूं, मैं बार बार कहता रहा हूं कि मैं बबूमा को एज ए कैप्टन नहीं रेट करता हूं, मैं बबूमा को एक वन डाउन प्लेयर रेट करता हूं। मैं बार बार कहता रहा हूं शो में कि यदि बबूमा 3 नंबर पे आते तो शायद ऐसा हश्र ना होता, क्योंकि एडम माकरम पहले भी ओपन कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं और रायली रूसो भी ओपन करने की क्षमता रखते हैं। जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। नीदरलैंड ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, बाद में बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कई मौके भी उन्होंने गवाए। मिलर को उन्होंने एक बार छोड़ दिया था, क्लासन थे वहां पर जिन्होंने छोड़ा था मिलर को। 2 क्लासन आमने सामने थे, एक बार ऐसा वक्त आया था इस मैच में, लेकिन फिर भी अंत में एक क्लासन की जीत हुई और एक को निराश होकर अपने देश वापस जाना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो वर्ल्ड कप देख सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन बैग उनका पैक कर दिया गया होगा अब तक मुझे लगता है। तो हार्ड लक to South Africa and very very best of luck to Netherlands for qualifying in the next World Cup directly without playing qualifying rounds. That is a great news as far as Netherlands are concerned. Now let's talk about next जी हाँ, match. मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक स्टैट जारी हुआ इस मैच के बाद। अच्छा, रैंकिंग को लेकर? जी हाँ, एंड्रिक नोकिया जो है 11 विकेट लेकर 5 मैचों में सबसे ऊपर, यानी गेंदबाजी के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंड्रिक नोकिया ने 5 मैचों में 11 विकेट लिए हैं, जो सबसे ज्यादा विकेट है। इसके बाद शादाब खान और अर्शदीप का नंबर आता है, 10 विकेट्स हैं, और इसके बाद सैम करन का नंबर आता है, 9 विकेट है। तो ये तो है सूरत हाल, लेकिन अब नोकिया विदा हो चुके हैं या विदा हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो खेल नहीं पाएंगे, उन के मैचेस समाप्त हो गए हैं। तो अब कंपटीशन बड़ा रहेगा। थोड़ी सी चर्चा इस पे करूंगा। अर्श और शादाब खान के बीच कंपटीशन रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, अभी दोनों को मैचेस खेलने हैं, कम से कम एक मैच दोनों टीमों को खेलना है। अगर दोनों जीत जाती हैं अपने अपने मैचेस तो 2-2 मैच हो जाएंगे। और मैं समझता हूं जिस प्रकार की फॉर्म में अर्शदीप और शादाब हैं, ये कंपटीशन बहुत रोचक रुख लेगा और शायद दोनों में से कोई भी विजयी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, लेकिन अर्शदीप बड़े जबरदस्त बॉलर। हम एक समय ऐसा था जब सोच रहे थे कि बुमराह नहीं है, भुवनेश्वर उतनी अच्छी लय में नहीं है, भारत के लिए बॉलिंग कौन करेगा, लेकिन अंततः एक ऐसा हीरा निकल कर आया जिसने भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों को गलत साबित किया। क्योंकि भारत में भी उनकी आलोचना लगातार हो रही थी। एक आध कैच छोड़ने के बाद उनके धर्म को लेकर टिप्पणी की गई थी, विराट कोहली ने सपोर्ट किया था, रोहित शर्मा आगे आए थे। उसके बाद आपने देखा कि विश्व कप जैसे बड़े मैच में, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध, जब आपका मैच हो और आपने ओवर की पहली ही गेंद पर अगर बाबर आजम जैसा खिलाड़ी आउट कर दिया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अर्शदीप के लिए। उनके लिए बधाई, और बधाई के पात्र हैं भी वो। मैं समझता हूँ कि यदि ये परफॉर्मेंस जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बुमराह के साथ अर्शदीप का नाम भी जरूर जोड़ा जाएगा। अभी भी लिया जाता है और गर्व से लिया जाएगा, और शायद ये परफॉर्मेंस ही एक ऐसी सफलता की कुंजी है जो भारत को विश्व कप उठाने पर खुशी जो मिलने वाली है वो दिला सकती है। जी हाँ बिल्कुल। और अर्श के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा, फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे कि अर्शदीप ऐसे गेंदबाज हैं भारत की तरफ से जिन्होंने पहले ओवर में वो ज्यादातर विकेट अपने पहले ओवर में अवश्य लेते हैं। देखिए, पहले ओवर में पाकिस्तान के खिलाफ बाबर आजम को आउट किया। उसके बाद एक मैच मुझे याद आता है कि पहले ओवर में उन्होंने आज भी आउट किया। और दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच में पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक को उन्होंने आउट किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चर्चा होती रही है। केवल लिटिन दास को यदि हम छोड़ दें तो अर्शदीप सब पे भारी रहे हैं। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी भारी बने रहें, क्योंकि इनका भारी बना रहना हम सबों को सुखद
समाचार देता रहेगा और सुकून से हम सो पाएंगे इस उम्मीद के साथ कि जब उठेंगे तो भारत फाइनल में होगी, क्योंकि हम मैच देख के ही सोएंगे। तो ऑब्वियसली बस जब उठेंगे लोग पेपर पढ़ेंगे तो भारत को फाइनल में पाएंगे। जो लोग मैच नहीं देख पाएंगे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम तो क्रिकेट के इतने बड़े शौकीन कीड़े कुछ भी कह लीजिए छोड़ते नहीं है। तो जब लोग उठे सुबह सुबह तो उनको ये न्यूज मिल जाए या शाम को कि जी भारत ना सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंच गया है, ये बड़ा सुखद विषय होगा। लेकिन अभी 2 कदम दूर है हम ट्रॉफी से। 15 सालों से लगातार इंतजार कर रहा है भारत। 2007 में पहली बार विश्व कप का आयोजन हुआ था और उसमें भारत ही विजेता रहा था। चलिए अगले मैचेस की बात भी कर लेते हैं, अन्यथा नाइंसाफी होगी ये उन मैचेस के बारे में अगर बात ना की जाए। बिल्कुल फटाफट अब हमें आगे भी जारी रखना चाहिए इस चर्चा को। अगर दक्षिण अफ्रीका ये मैच नहीं हारता तो जो दूसरा मैच था सुबह का 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार जो शुरू हुआ, मुझे लगता है उस मैच का कोई महत्व खास रह नहीं जाता। लेकिन क्योंकि दक्षिण अफ्रीका वो मैच हार गया अपना सवेरे वाला पहला, इसलिए वो मैच जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था, यानी नॉकआउट मैच था दोनों टीमों के लिए। जो जीतता वो अंदर था और जो हारता उसे अपना बैग पैक करके वापस जाना था। तो इस मैच पर अगर मैं आऊं, बड़े लोगों की उम्मीद थी कि बांग्लादेश जीत जाएगा। आप ने भी मुझे फेयर बताया था, इवन हमारी बात हुई थी तो मैंने भी आपको यही बोला था पाकिस्तान जीतेगा, अगर आपको याद हो तो। बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि जी बांग्लादेश के परसेंटेज ज्यादा है, जीतने वाले जो लोग कह रहे हैं 65% है, ये वो। ऐसा हुआ कुछ नहीं। हालांकि पाकिस्तान ने फिर भी खराब क्रिकेट खेली, मैं नहीं मानता अच्छी क्रिकेट खेली। आपने छोटा सा टारगेट 18 ओवर कुछ गेंदों में प्राप्त किया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, आप जीत गए, आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। सिनेरियो कुछ इस प्रकार रहा, टॉस जीता बांग्लादेश के कप्तान साकिबुल हसन ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो मैं समझता हूँ गलत नहीं था, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ आपको जाना चाहिए। शुरुआत बड़ी अच्छी रही, एक समय ऐसा लगा कि शायद वो 170-80 बना ले जाएंगे, लेकिन 2 विकेट जब गिरे ना उसके बाद फटाफट विकेट गिर देंगे। सौम्य सरकार एक आप अच्छा शॉट खेल चुके हैं उस ओवर में, दोबारा खेलने गए, आउट हो गए। उसके बाद विकेट जो है वो पतझड़ की तरह गिरते गए, ताश के पत्तों की तरह बिखरते गए और पूरी बांग्लादेशी टीम 20 ओवर के आसपास खेलने के बाद 127 रन ही महज बना सकी, बल्कि 128 एक मिनट 127। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ये गिनती ना बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है भाई साहब, पिछले मैच में मैंने गलत बोल दिया था, इसलिए बड़ा फूक फूक के कदम रख रहा हूं मैं। तो 127 के बाद 128 का टारगेट था। पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन आए जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, दारोमदार था, क्योंकि अब तक उन्होंने फायर नहीं किया था। आराम से चिरपरचित अंदाज में नहीं खेला उन्होंने, आपने देखा होगा मैच, बड़े आराम से खेल रहे थे धीरे धीरे। एक समय ऐसा था कि 7-8 ओवर में केवल 40 रन थे, 8 ओवर में 41 रन। विकेट जरूर नहीं गिरा था उनका, लेकिन रन गति बहुत धीमे थी। फिर बाबर आजम 25 रन बनाकर आउट हुए, रिजवान 32 रन बनाकर चलते बने, शान मसूद ने 24 रन की पारी खेली। इस तरह से ले देके जो है पाकिस्तान ने ये मैच जीता और पहुंच गया सेमीफाइनल में, जिसको अब न्यूजीलैंड से खेलना है। इस पर भी आएंगे। अफरीदी अपने फॉर्म में वापस आए, 4 विकेट इन्होंने ले लिए, रन ज्यादा खर्च नहीं किए, 4 ओवर 14-15 रन देके 4 विकेट ले डाले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो हमेशा से बॉलिंग के लिए जाना जाता रहा है, बॉलिंग तो उसकी आज भी अच्छी है। बैटिंग को लेकर क्या लगता है आपको, या आपको जोड़ना चाहें आप इस मैच में? उसके बाद आप बताइए कि न्यूजीलैंड के साथ मैच को लेकर आपकी अपनी राय क्या है पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए? देखिए, दरअसल जो बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं जो उनके इरादे थे वो उन्होंने बिना पिच को देखे हुए उन्होंने आनन फानन में शॉट लगाने की कोशिश की। उसमें उनकी टीम जो है वो कहीं ना कहीं खराब क्रिकेट का शिकार हुई और महज 127 के स्कोर पे पाकिस्तान ने उनको सीमित किया। और उसके बाद पाकिस्तान भी जान गया था कि हमसे भी गलती हो सकती है। सुबह एक उलटफेर हो चुका है, पाकिस्तान भी समझ रहा था सुबह एक उलटफेर हो चुका है, ऐसा ना हो अगले उलटफेर का शिकार हम हो जाएं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार चुका है, ये हार चुका था। तो उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं पाकिस्तान में। काफी आलोचना हुई है कप्तान बाबर आजम की, तो ज्यादा बड़ा लक्ष्य था नहीं, तो धीरे धीरे उन्होंने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। हाँ, बढ़ाते ना बढ़ाते मैच 18 ओवर तक भी चला गया और 5 विकेट भी आउट हो गए। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात नहीं है।
अगर सुपर 4 के दृष्टिकोण से देखें। क्यों? क्योंकि उधर की टॉपर टीम है न्यूजीलैंड, उससे खेलना है। मैं फिर कहता हूं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बॉलिंग बराबर का सौदा होगी, लेकिन बैटिंग में समस्या आ रही है। उधर से ग्लेन फिलिप्स बेशक फॉर्म में है, अदरवाइज किसी ने ज्यादा रन किए नहीं है। और फिन एलन पे आप ज्यादा डिपेंड कर नहीं सकते, क्योंकि सीम बॉलिंग पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, आज अफरीदी ने दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है 50-50 मैच रहने वाला है, और जो बाद में बैटिंग करेगा उसको तकलीफ ज्यादा होगी मेरे अनुसार। जी। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है ना? या जी। दूसरे तरीके से आप कहें, दूध का जला हर एक कदम फूक फूक कर रखता है, कुछ भी कह लीजिए आप। तो पाकिस्तान की यही नौबत थी। एक समय ऐसा था जब हम लोग अपने शो में यही कह रहे थे कि पाकिस्तान शायद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। देखिए जी, गलत साबित कर दिया नीदरलैंड ने हम सबको। और आप मुझे लगता है याद कर पा रहे होंगे, मैंने इस शो में कई बार कहा कि ऐसा हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाए। हालांकि हम ये भी साथ में बोल रहे थे कि जी लहर बड़ी जबरदस्त है, खतरनाक लहरों से लड़के जाना पड़ेगा। और वो गए, नीदरलैंड गए। और कई कई बार होता है ना कि आप जिसको तैरना नहीं आता, गोताखोर जो नहीं होता है, वो तैरने वाले से आगे निकल जाता। तो हुआ कुछ यूं ही। दक्षिण अफ्रीका एक बड़ी एक्सपीरियंस टीम, लेकिन शायद उनके जो तैराक थे ना, वो अच्छे से तैर नहीं पाए। इसलिए जो है फाइनली नीदरलैंड ने समुद्र को पार किया और वापस का रास्ता दिखाया, और एक उम्मीद जगा दी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए। अंत में हालांकि उस पर बांग्लादेश कब्जा नहीं कर पाया, और मैं समझता हूं होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बांग्लादेश के कप्तान इस तरह का बेतुका बयान दे दे कि जी हम तो सिर्फ अपसेट करने आए, वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, तो फिर आपको क्रिकेट खेलनी छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि अपसेट रोज रोज नहीं होते हैं, अपसेट तो कभी कभी होते हैं, है ना? तो पाकिस्तान अब ये कहें डिजर्व करती थी नहीं करती, वो बात का विषय है। अब बहरहाल पहुंच गई है, न्यूजीलैंड से खेलना है। बॉलिंग बहुत अच्छी है दोनों टीमों की। बैटिंग में अकेला चना क्या भार फोड़ेगा, वो अलग बात है कि हमारे यहाँ भी कुछ खास चीजें हैं नहीं बताने के लिए मैचेस में। विराट कोहली कब तक रन बनाते रहेंगे, सूर्य कुमार कब तक खेलते रहेंगे। हालांकि केएल राहुल ने 2 मैच में 250 मारकर थोड़ी सी उत्साह जो है भरा है भारतीय क्रिकेट टीम में और भारतीय फैंस में। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे मैच की, क्योंकि इसमें कुछ खास रहा नहीं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो। कहने को बस यही है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को मैच जीतना है तो बैटिंग पे अपने वर्क करना पड़ेगा। और मुझे लगता है फखर को एक मैच खिलाया, आपने बाहर भेज दिया। मुझे लगता है कि जब खास कुछ हो नहीं रहा है तो थोड़ा सा या फखर को लाएं या आसिफ अली या खुशदिल शाह अगर टीम में हो, दोनों में से कोई एक आए, थोड़ी मजबूत होगी टीम। खुशदिल शाह के बारे में बड़ी जबरदस्त चर्चा थी पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं है, जब उनको टीम में लिया गया था तो शोएब अख्तर काफी नाराज भी हुए थे टीम सिलेक्शन पर। हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया था कि पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो जाएगी, और वो लगभग हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो शुक्र हो जो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। खैर, now let's talk about the third and most awaited game of the day. That was India versus Zimbabwe. Though there is no any means of that match as far as qualification scenarios are concerned, because India was already through when South Africa lost by Netherlands. वो defeated ये इसलिए याद आया ना, क्योंकि जल्दी से साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार सकता नहीं था भाई, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने डिफीटेड बोल दिया। सो नीदरलैंड के डिफीट करने के बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ, भारत ने क्वालिफाई कर लिया था। तो देयर इज नो मीन्स ऑफ दैट मैच एज फार एज आई एम कंसर्न, बट फॉर इंडियन पर्सपेक्टिव इट वाज एन इंपॉर्टेंट गेम. They just wanted to know where they will be finishing off, and they are now the table toppers on first place in the group 2. So they'll be playing against England, and to be very honest, I was looking same. मैं नहीं चाहता कि न्यूजीलैंड से हम खेलें, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हमारे रिकॉर्ड भी कुछ ऐसे है नहीं जो हमें बहुत उत्साहित करे कि जी चलो हम उनको हरा देंगे। ठीक है, क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अगेन इंग्लैंड अपेक्षाकृत थोड़ी सी अभी उतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेली जितनी उसको खेलनी चाहिए। 1-2 प्लेयर्स पर निर्भर हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत के लिए केक वॉक, देखो भाई केक वॉक तो नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं रामकिशन जी, केक वॉक तो कुछ भी नहीं होता। आप जिम्बाब्वे से खेल रहे थे तब भी केक वॉक नहीं था आपके लिए, लेकिन फिर भी एक जो अंदर की फीलिंग्स है वो लगता है कि ठीक है, भारत इंग्लैंड को ओवरकम कर सकता है। चलिए मैच समझने पर आप बात कर लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं।
जी हाँ, जो आज का मैच था, हालांकि इस मैच की प्रासंगिकता केवल इतनी थी कि कौन कहां खत्म पहले करेगा। और दूसरे नंबर पे कौन कौन रहेगा। क्या जो जब पाकिस्तान मैच को जीता तब से ये प्रासंगिकता थी कि भारत क्योंकि नीदरलैंड ने दो काम कर दिए। पहली चीज तो भारत को भी क्वालिफाई करवा दिया था, और दूसरी चीज पाकिस्तान या बांग्लादेश में से एक टीम को क्वालिफाई करवा दिया था। तो अब यही देखना था कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, उसी के लिए ये मैच लड़ा जा रहा था। एक समय तो ऐसी स्थिति थी नीदरलैंड के मैच के पहले कि भारत को ये भी कहना कि भारत क्वालिफाई कर लेगा, बड़ा कहना असमंजस की स्थिति थी, लेकिन सब दूर हुई और भारत ने फिर अपना मैच खेला जिम्बाब्वे से मेलबोर्न में। तो वहां पे टॉस भारत ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की शुरुआत ठीक ठाक रही। 27 रन पे विकेट गिरा भारत का। रोहित शर्मा आउट हुए एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल की अच्छी साझेदारी हुई और 10 ओवर की समाप्ति पे 79 रन बना लिए थे भारत ने। केएल राहुल 51 रन बना के आउट हुए 35 गेंदों में। फिर छक्का लगाना चाहते थे, एक छक्का लगा चुके थे, अगला छक्का लगाना चाहते थे, न मालूम क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि ये युवा जोश है और जो कि जोश में होश खो देते हैं। उस छक्के की आवश्यकता नहीं थी लेकिन लगाया और सीधे फील्डर के हाथ में गई। विराट कोहली फिर आउट हुए, 26 बनाए कोहली ने। उसके बाद एक तूफान आया, ऋषभ पंत भी कुछ नहीं कर पाए, हार्दिक पांड्या ने 18 में 18 बनाए। एक तूफान आया लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद। नाम था द स्काई, सूर्य कुमार यादव। बहुत बेहतरीन इनिंग, कंपोज्ड इनिंग, फायर इनिंग और तूफान की तरह आए और जो शांति थी उसको भंग करते हुए 25 गेंदों में, सिर्फ 25 गेंदों में 61 रन ठोक डाले। और आखिरी के 5 ओवर में सूर्य कुमार बैटिंग करते हैं तो उनका 200 के पार स्ट्राइक रेट होता है। आखिरी के 5 ओवर में भारत ने 80 रन बनाए, जो सच में बड़ी अजीब स्थिति थी। बल्कि 5 ओवर में 84 रन बनाए। जी हाँ, मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, बहुत बेहतरीन पारी, एकदम 80 के रन के करीब बनाए 5 ओवर में। बहुत अच्छी पारी खेली और नीचे जब जवाब में भारत ने 186 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया 20 ओवरों की समाप्ति पर। जिम्बाब्वे को 187 रन बनाने थे जो पहाड़ सा लक्ष्य था, लेकिन सिकंदर रजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। सिकंदर रजा ने निरंतर विकेटें चटकाई, मजा आया। और जिम्बाब्वे जब खेलने आया तो भुवनेश्वर कुमार की वो स्विंग के किंग भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही ओवर में पहली गेंद पे ही सफलता दिला दी। उसके बाद अगले ओवर में अर्शदीप ने भी सफलता दिलाई और फिर आगे जो कुछ हुआ वो आपके सामने। जिम्बाब्वे अंततः हार गई भारत से और भारत की तरफ से भुवी ने एक, अर्श ने एक, आर अश्विन को आज 3 विकेट मिले। अक्षर पटेल बहुत महंगे साबित हुए, 20 गेंदों में 40 रन दिए अक्षर पटेल ने और 2 विकेट हार्दिक पांड्या के हाथ लगे। 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला जी, शामी को भी 2 विकेट मिले जी। तो ये आज की समरी रही और भारत आखिरकार नंबर 1 पे पहुंचा, 8 अंक अर्जित किए, जो कि 10 तारीख को भारत और इंग्लैंड का सामना होगा। पहले सेमीफाइनल में सुपर 4 में 9 तारीख को भारत न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सामना होगा। वहीं दूसरे सुपर 4 के मैच में भारत और इंग्लैंड का सामना होगा जी। मतलब अगर ये कहा जाए सूर्य कुमार नाम का तूफान आया और जिम्बाब्वे को उड़ा ले गया,
तो शायद गलत नहीं होगा। विराट कोहली आराम से खेल रहे थे, वो तूफान से पहले की शायद शांति थी जो बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही सूर्य कुमार आए, वही ना, सूर्य लगातार चमकता रहता है भाई साहब, वो अस्त कहाँ होता है, रात में ही होता है। और वो भारत में तो फिर भी दिन था, तो फिर सूर्य के अस्त होने का तो कोई नामो निशान था नहीं। ऑस्ट्रेलिया में रात होगी तो अलग बात है, लेकिन सूर्य तो भारत का है ना। खैर खैर, सूर्य पे सिर्फ हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बराबर अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य देवता हमारे ऊपर ज्यादा मेहरबान रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बहुत देर तक रहते हैं। बाकी देशों में बहुत जल्दी निकल लेते हैं, वो आते हैं, शक्ल दिखाते, कहते ठीक है जी चलते हैं, कल मिलते हैं। जी जी। सूर्य कुमार बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, मैं समझता हूँ सारे मैच में उन्होंने अच्छी नहीं खेली, ऐसी बात नहीं है। अब ना एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अब सेमीफाइनल के मैचेस शुरू होने जा रहे हैं, 2 मैचेस हैं, उसके बाद फाइनल होगा। तो ये 3 मैचेस हैं, इन तीनों मैचेस में मैं इसी शो में एक सवाल पूछ रहा हूं, वो मैं रामकिशन जी से निवेदन करूंगा कि वो पूछें, और इसी वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही नहीं, आप T20 के पूरे इतिहास से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपने अगर क्रिकेट को ठीक से फॉलो किया होगा तभी बता पाएंगे, वरना फिर दिक्कत होगी। गूगल करके आप बताएंगे तो अलग बात है, वो एक अलग मसला है, क्योंकि हम देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिन लोगों के 3 मैचेस में सबसे ज्यादा यानी कि 3 आंसर्स होंगे, हम उन्हें ही विनर डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए आपको छोड़े जाते हैं आज के सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अश्विन, अभी भी मैं समझता हूं युजवेंद्र चहल को खिलाना चाहिए भारत को, अभी भी मैं अश्विन के पक्ष में नहीं हूं। यदि खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल या फाइनल में कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, तो सच बता रहा हूं अश्विन का कैरियर बचेगा नहीं। जो बात मेरी समझ में, मैं ये एग्रेशन में नहीं बोल रहा हूं, मतलब ये मेरी दिली इच्छा है कि आप जो बेंच पर बैठे लोग हैं उनको खिलाइए भाई। जब आपने आज एक बार मौका ऋषभ पंत को दिया, तो क्या आप युजवेंद्र चहल को खिला नहीं सकते थे? एक मौका देके देख लेते। और ऋषभ पंत को मौका दिया, अब मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि एक बंदे को आपने कहीं नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में, 5 मैचेस आपने उसको 4 मैचेस नहीं खिलाए, इवन प्रैक्टिस मैच भी नहीं खिलाया। अब आप उसे डायरेक्टली सेमीफाइनल में क्या उम्मीद करोगे कि वो आए 20 बॉल पे 50 रन मार दे? इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक के साथ ही अब स्टिक करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, मुझे भी लगता है कि यूजी चहल को खिलाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लेग स्पिनर कमाल कर रहे हैं। आखिर हमारे लेग स्पिनर में ऐसी क्या कमी है जो भारत थिंक टैंक नहीं खिलाना चाहता है? मैं फिर कहता हूं, एक लेग स्पिनर का यदि दिन है तो वो पूरे मैच को पलट सकता है। मैंने ये क्षमता देखी है। यदि किसी लेग स्पिनर का दिन है तो वो मैच को पलट सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि खिलाना चाहिए। और मैं यूजी चहल के फेवर में हूं। और रही दिनेश कार्तिक की बात, मैं फिर कहता हूं कि ऋषभ पंत होने चाहिए। जी चलिए, तो मुझे लगता है आज हमने काफी लंबा शो कर लिया, बहुत डिस्कशन कर लिया। अभी तमाम मैचेस और बाकी हैं, यूं कहें केवल 3 मैचेस तो गलत नहीं होगा, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल, 3 महामुकाबले आपके बीच आ रहे हैं। हॉटस्टार यदि आपने अब तक नहीं लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां जाइए, फॉलो इन पर सेलेक्ट करके आप विनीत गर्ग, संजय बनर्जी और तमाम ऐसे कमेंटेटर्स जो आपके पसंदीदा रहे हैं बचपन से लेकर आज तक, उनको सुन सकते हैं। बड़ी अच्छी सुविधा दी है हॉटस्टार ने, बार बार धन्यवाद देता हूं उनको इस तरह की बेहतरीन सोच के लिए, कि कम से कम कोई एक तो फील्ड है जहां हमारे बारे में भी सोचा जाता है कि हम अगर मैचेस देख नहीं पा रहे हैं तो उसका पूरा फील कैसे ले सकते हैं। बड़ी अच्छी पहल है। तो आप हॉटस्टार पर जाइए, जो मैच चल रहा है उस पर जाइए, वहां पर आपको मैच चल जाएगा 5 मिनट। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो चलते चलते में ही आपको क्या करना है, या कुछ मत करिए, वो फिर भी हो सकता है चला दे, यदि फिर भी नहीं चलाता है दोबारा चलाइए आप, फिर आप लोगों पे टच करिए। रामकृष्ण जी ने भी आज सफलतापूर्वक कर लिया उसे। लोगों पर टच करिए, सेटिंग्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे ऑडियो लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और वहां पे आपको फॉलो इन का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप सिलेक्ट करिए, मैच का मजा उठाइए। थोड़ा एक्सपीरियंस इनसे सुन लेते हैं तो आपको शायद ज्यादा मजा आएगा कि इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस कमेंट्री को सुनकर। जी हाँ, बहुत बढ़िया लगा। और पहले मेरे से हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने निरंतर प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किए, और उसके बाद मैंने क्या किया, लोगों पे जब मैच चलने लगा लोगों पे टच किया, लोगों के बाद फिर सेटिंग्स ऊपर ही ढूंढी, जस्ट टॉप पे हम ढूंढेंगे
तो सेटिंग आएगा, सेटिंग पे ढूंढने के बाद आएगा ऑडियो सेटिंग, वहाँ पे पहला ऑप्शन हिंदी का ही आएगा, फिर आगे और भी ऑप्शन आएंगे। फॉलो इन लास्ट में आपको मिलेगा, फॉलो इन को सिलेक्ट करो और अपने आप 0% करके बोलने के बाद फिर अपने आप वो चलने लग जाएगा। तो यह और बहुत अच्छा लगा, सच में मजा आया सुन करके, और बकायदा सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा वास्तव में ये एक वीआई लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है ये हॉटस्टार की, इसका स्वागत होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये थोड़ी गलती भी है हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क की कि इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। तो थोड़ा प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आईपीएल के भी उन्होंने 4-5 मैचेस जैसे दिए थे और इनका भविष्य में प्लान है आईपीएल के मैचेस को देने का, यदि नहीं तो 4 मैचेस जरूर दिखाएंगे वो आईपीएल के जो प्ले ऑफ्स होते हैं। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही, हम छोड़ जाते हैं। जी हाँ, कुछ खबरों पे मैं बिल्कुल 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 समय तो रहता ही हमारे पास आपके लिए डालना चाहता हूँ। कुछ स्टैट है मेरे पास। पहली चीज, इस विश्व कप में आज नॉर्किया ने जो अपना आखिरी मैच खेला, यानी 5वां मैच खेला, उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट 5 मैचों में बता ही चुका हूँ, एनरिक नॉर्किया के पास है 11 और 10 विकेट शादाब और अर्श के पास है। खैर, एक और स्टैट मेरे पास है, एनरिक नॉर्किया ने इस विश्व कप का सबसे किफायती स्पेल डाला, सबसे इकोनॉमिकल रहे, 4 ओवर 10 रन। और भी कुछ स्टैट मेरे पास हैं जिनको मैं सोचता हूं साझा करूं। सूर्य कुमार यादव ने एक कैलेंडर वर्ष में इस साल सबसे ज्यादा रन बना लिए हैं, 1000 रन पूरे कर लिए हैं उन्होंने। पिछले साल यही काम मोहम्मद रिजवान ने किया था, 1300 कुछ रन थे उनके। ये साल सूर्य कुमार के लिए बड़ा ही बेहतरीन साल है। और कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हम आपको समय समय पे बताते रहेंगे। फिलहाल आज पहले हम खत्म करें, हाँ, एक सवाल पूछ लीजिए। सवाल क्या आज से शुरू होगा? हाँ, आज से करते हैं जी, क्योंकि अब आज का खत्म हुआ है तो आज से करते हैं, यानी कि आज का एक दिन हो जाएगा, दोनों सेमीफाइनल 2 दिन और एक फाइनल, 4 दिन का समझ लीजिए क्विज रहेगा ये। तो 4 में जो सबसे ज्यादा जवाब देगा उसको हम पुरस्कृत करेंगे। सवाल आपके पास है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो आप लोग सब ध्यान से सुने, आप लोग सवाल आपके लिए आ रहा है जी। इस समय विश्व कप जो 2020 का चला है, इस विश्व कप में आयरलैंड ने अपने अंतिम मैच में किस देश को बाहर का रास्ता दिखाया था? यदि सवाल बिल्कुल सिंपल है, आयरलैंड ने अपने अंतिम मैच में किस देश को रास्ता दिखाया था, जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, जो कि 2-2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, और लेकिन वो सुपर 12 में नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल आसान सवाल है, यदि आपने पूरा शो सुना होगा तो आपको अवश्य इसकी जानकारी होगी जी। अब फिर भी आपके ऊपर, आप ईमानदारी से अगर आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सा सवाल और आपने इतना हिंट दे दिया, ये ठीक नहीं है। जी देखिए, मुझे लगता है आप श्रोताओं के साथ जो है, इसका कारण है, देखिए मेरा अपना मानना है कि हमें क्वेश्चन भी इतने जेन्युइन हमें रखने चाहिए या पड़ेंगे कि हमारे शो को एक 8वीं क्लास का विद्यार्थी, एक 6ठी क्लास के विद्यार्थी से लेकर के एक पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी भी सुन सकता है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन सबके हाथों में है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें प्रतिभाग करें, जिससे हमें थोड़ी सी असुविधा हो ये चुनने में कि आखिर विजेता हम किसे घोषित करें। हाँ, नहीं, मैं मजाक कर रहा था। आप हिंट दे सकते हैं क्योंकि लाइफलाइन इनके पास है नहीं, लेकिन आजकल टूल्स इतने हैं, तो अगर लोग ईमानदारी से आंसर देंगे बगैर किसी टूल का प्रयोग किए तो मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि हम और आप जान नहीं सकते कि इन्होंने कैसे आंसर्स दिए हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। आप सवाल सुन लिया होगा आपने कि आयरलैंड ने कौन सी टीम को हराकर विश्व कप सुपर 12 से बाहर कर दिया था, यानी कि सुपर 12 पहुंची नहीं। 2022 की बात है, वो टीम सुपर 12 नहीं पहुंची।
पर ऐसी बहुत जी हाँ। टीमें जो नहीं पहुंची हैं, तो आप अपना गणित लगाते रहिए। आज के लिए फिलहाल मुझे लगता है काफी है, तो जी हाँ। फिर तो इस अंक में बस इतना ही। अब हम दोनों लोगों को आज्ञा दीजिए और फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।